गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम अपनी क्लास में जो क्लास 12th है जेनेटिक्स, उसके आगे का हम डिटेलिंग करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड में। तो लेक्चर नंबर थर्ड में हम जब डिटेलिंग करेंगे तो देखिएगा, डिटेलिंग में हमें कुछ रीजंस बताने हैं कि भी कौन कौन से रीजंस थे जिसके कारण मेंडल्स के वर्क को हाइड कर दिए गए। रीजंस फॉर हिडन regions of hidden and Mendel's work. Reasons for hidden and Mendel's work. कौन कौन से रीजंस थे जिसके कारण इनका जो वर्क था वो छिपा दिया गया मेंडल्स के वर्क को। ओके, तो एक एक सेगमेंट में बोलूं कि मेंडल वर्क वास मच अहेड ऑफ दैट टाइम। तो पहला था मेंडल मेंडल वर्क was much ahead at that time। मेंडल वर्क मच अहेड एट दैट टाइम। और अगर दूसरी की बात करें तो जैसा कम्युनिकेशन आज के ज़माने में है वैसा कम्युनिकेशन पहले नहीं था। तो मैं बोलूं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन was not easy as it is now in those days। communication was not easy as it is now in those days। in those days। और इसका जो सेगमेंट तीसरा जो रीजंस था वो था रीजंस यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। यूज ऑफ मैथमेटिक्स तो तीसरा था यूज ऑफ मैथमेटिक्स यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। और मेंडल साहब को खुद अपने काम पे भरोसा ही नहीं था। मेंडल या ही हिमसेल्फ वाज नॉट श्योर अबाउट हिज वर्क कि वो कौन सा वर्क कर रहे हैं। ही हिमसेल्फ वाज नॉट श्योर अबाउट हिज वर्क। ही हिमसेल्फ वाज नॉट श्योर अबाउट हिज वर्क। इसके बाद जब मेंडल ने बोला था कि जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था। और जब फिजिकल प्रूफ नहीं दिया तो भी लोगों ने इनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। ओके, तो मेंडल नेवर प्रोवाइड का फिफ्थ है मेंडल नेवर प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ the proof for gene which is the unit of for gene which is the unit of inheritance। gene which is the unit of inheritance। और इसका जो सिक्स्थ है तो देखिएगा मेंडल साहब के जो कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे वो थे डार्विन साहब। तो डार्विन साहब इतने पॉपुलर थे उस टाइम कि मेंडल भी काम कर रहे थे, मेंडल भी पॉपुलर थे कि मेंडल से ज़्यादा पॉपुलर थे डार्विन। तो मेंडल के वर्क को डार्विन ने क्या कर दिया था, हाइड कर दिया था, क्योंकि उस टाइम जो डार्विन की पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। और ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि जो डार्विन का कॉन्सेप्ट था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा था। और मेंडल साहब ने बहुत सारी मैथमेटिक्स बोल दिया, स्टैटिक्स बोल दिया, कम्युनिकेशंस के बारे में बोल दिया।
और अपने काम में ये खुद ही श्योर नहीं थे, इसीलिए इनके काम को हाइड कर दिया गया, इनके काम को हाइड कर दिया गया। तो ये रीजन था किस वजह से मेंडल्स के वर्क को हाइड कर दिया गया। अब देखिएगा कि वो कौन कौन से मेंडल्स के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स हैं। तो देखिएगा मेंडल्स मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल्स मटेरियल, वो कौन कौन से मटेरियल हैं जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल में लाए। तो देखिए मेंडल ने काम किया, मेंडल वर्क्स ऑन वर्कड ऑन पी, पी मीन्स पाइजम सटेवम, पाइजम सटेवम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देखिएगा एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और क्वेश्चन कैसे आता है, वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने क्यों पाइजम सटेवम को अपने एक्सपेरिमेंट में चूज किया, क्यों मेंडल साहब ने पाइजम सटेवम को अपने एक्सपेरिमेंट में चूज किया, वो कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिसके कारण मेंडल साहब ने पाइजम सटेवम को ही चूज किया। ओके, तो देखिएगा बेटा जी, तो पहला रीजन था वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इसका जो पहला था कि जो मटर था, जो मटर थी वो इजी तरीके से, आसान तरीके से कल्टीवेट हो रही थी। तो पहला पॉइंट यही था, इट इज इजी टू कल्टीवेट, इट इज इजी टू कल्टीवेट। ओके, अगर इजी टू कल्टीवेट है तो इसका जो दूसरा पॉइंट था वो था कि जो पाइजम सटेवम का लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट है, और वो है 2 to 3 मंथ। देखिएगा शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ अबाउट 2 to 3 मंथ्स, ऑफ अबाउट 2 to 3 मंथ। तीसरा इसका जो रीजन था वो था इट प्रोड्यूसेस, इट कौन, पाइजम सटेवम, इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, इट प्रोड्यूसेस large number of offspring, it produces large number of offspring। ओके, पाइजम सटेवम को इसलिए चूज किया कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या करे, प्रोड्यूस करे। और जब लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे तो इसका जो होगा, इट हैज मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इट हैज many contrasting character, it has many contrasting character। और जो फिफ्थ इसका जो पॉइंट है वो है कि जो पी प्लांट है वो खुद नेचुरल तरीके से, मतलब नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। तो मैं बोल दूं इट इज नेचुरली सेल्फ pollinated, it is naturally self pollinated plant, it is naturally self pollinated plant। वो अगर सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है तो और देख लीजिएगा इसका जो सिक्स्थ होगा वो क्या होगा, इट हैज 7 पेयर ऑफ contrasting character, it has 7 पेयर ऑफ contrasting character। और इसका जो सिक्स्थ होगा वो होगा, इट हैज 14 अपोजिंग कैरेक्टर, इट हैज 14 अपोजिंग कैरेक्टर। ये सारे रीजंस थे जिसके कारण मेंडल ने चूज किया पी प्लांट को।
फॉर इज एक्सपेरिमेंट। ओके, तो पहला है, देख लीजिएगा, पहला है आपका इजी टू कल्टीवेट, short lifespan of about 2 to 3 months, produces large number of offspring, it has many contrasting character, it is it is naturally self-pollinated plant, it has 7 pair of contrasting character and it has 14 opposing character। तो ये दो जो कहानी है 7 pair of contrasting character और 14 opposing character, इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, इसके आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रा करूंगा कि जिस बेस पे मेंडल्स ने वर्क किया है। देखिएगा, सपोज ये होगा कैरेक्टर्स, इसके बाद है ये डोमिनेंट, डोमिनेंट, और ये हो जाएगा रिसेसिव। ओके, यहाँ सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो कैरेक्टर बताने हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव बताना है। ओके, तो देखिएगा, चेंज कर दे पेन, देखिएगा, पहला है प्लांट हाइट। ओके, प्लांट हाइट बतानी है, तो डोमिनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा टॉल, और जो ड्रॉप हो जाएगा वो हो जाएगा रिसेसिव। प्लांट हाइट। दूसरा है पॉड कलर, पॉड कलर। ओके, पॉड कलर बोल दूं या यहीं बोल दूं पॉड शेप। ओके, तो देखिएगा, पॉड कलर हो जाएगा, डोमिनेंट जो होगा वो होगा ग्रीन, और जो रिसेसिव होगा वो होगा येलो। जो पॉड शेप होगा वो होगा इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है यहाँ पर जो मटर्स होगी उसका जो साइज होगा, जैसे ये है मटर, इन्फ्लेटेड मतलब बिल्कुल पुच्ची हुई मटर। ओके, और जो कॉन्स्ट्रक्टेड है, कॉन्स्ट्रक्टेड मतलब फूली हुई मटर। तो देखिएगा, ये जो मटर के दाने हैं एकदम से मोटे दिख रहे हैं, है ना। तो ये है पॉट शेप। तो पहला है प्लांट हाइट, पॉट शेप, पॉट कलर, और होगा फ्लावर कलर या फ्लावर पोजीशन। तो देख लीजिएगा, दो, फ्लावर पोजीशन या फ्लावर कलर। तो देखिएगा, फ्लावर पोजीशन या फ्लावर कलर तो होगा फ्लावर पोजीशन, तो यहीं बोल दूं फ्लावर कलर। तो देखिएगा, फ्लावर की पोजीशन जो होगी, तो जितने भी फ्लावर ग्रो होंगे वो एक्सेस पे होंगे, जो डोमिनेंट होगा वो अगर रिसेसिव में होंगे तो वो टर्मिनल होगा, एक्सियल और टर्मिनल। जो फ्लावर कलर होगा, जो फ्लावर का कलर होगा, ओके, वो क्या होगा, डोमिनेंट के ट्रेड में क्या होगा और रिसेसिव ट्रेड के क्या होगा। तो देखिए, जो फ्लावर का कलर होगा वो वायलेट भी होगा और वाइट भी होगा। तो वायलेट भी होगा वो डोमिनेंट, वायलेट होगा डोमिनेंट, और वाइट होगा आपका रिसेसिव। ओके, इसके बाद यहाँ पे सीड कलर, और दूसरा है सीड शेप। तो शेप आपको पता है बेटा जी, अगर डोमिनेंट है तो राउंड होगा सीड, राउंड मीन्स राउंड, और सीड का जो शेप होगा वो होगा रिंकेल, वो होगा रिंकेल मतलब राउंड से थोड़ा सा अलग। ओके ना। तो देखिएगा,
ये राउंड है, ये रिंकल्ड है, थोड़ा सा पोजीशन में डिफरेंट। तो इन कैरेक्टर्स पे काम किया था मेंडल ने। ओके, मेंडल ने। और जो आपका कौन सा कलर है, सीड कलर है, मींस जो ये वाला कलर है सीड का कलर है, इसको कॉटिलेडॉन कलर भी आ सकता है। तो अगर कॉटिलेडॉन कलर आ जाए तो भी याद रखिएगा कॉटिलेडॉन कलर। याद रखिएगा यहाँ पे जो मेन पॉइंट होते हैं याद करने वाले वो हैं ये, कि यहाँ पे देखिएगा जो पॉड का कलर है वो डोमिनेंट है ग्रीन, और जो पॉड का कलर है येलो है रेसेसिव। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मैंने कलर नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ पे कलर नहीं लिखा, तो यहाँ पे कलर हो जाएगा, यहाँ पे जो कलर हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन। तो यही दिखाना था मुझे, यही डिफरेंस दिखाना था। तो देखिएगा यहाँ पे पॉड का कलर है जो ग्रीन है डोमिनेंट है, और जो रिसेसिव है वो है आपका येलो, और आपका जो सीड कलर है वो डोमिनेंट है येलो और रिसेसिव हो जाएगा ग्रीन। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं, ये सारे के सारे रीजंस हैं जिसके जिसके कारण मेंडल्स ने कैरेक्टर को चूज किया, और कैरेक्टर के साथ किसको चूज किया, उसके डोमिनेंट को और उसके रिसेसिव को, डोमिनेंट को और उसके रिसेसिव को। ओके, अब इसके बाद बात आती है मेंडल साहब के कौन कौन सी वो टेक्निक थी, या वो कौन कौन से रीजंस थे, मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक था वो क्या था, मेंडल्स का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो था वो क्या था। तो देखिएगा मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ओके, मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब वो कौन कौन सी टेक्निक है, तो तीन टेक्निक हैं, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट, तीसरा है सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड। तो पहला देखिएगा, जो पहला है सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, तो देखिएगा यहाँ पे पहला है सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। ओके, दूसरा है सिलेक्ट, अगर पहला है सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट तो दूसरा होगा सिलेक्शन ऑफ, पहला है सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट तो दूसरा होगा सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। तो अगर मैंने पहले प्योर पेरेंट का सिलेक्शन करा दिया तो अभी इन्हीं प्योर पेरेंट का मैं क्या कराना, हाइब्रिडाइजेशन कराना। तो दूसरा होगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट। अब तीसरा आ जाएगा सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड, जितने भी हाइब्रिड यहाँ पे बनेंगे उन सारे हाइब्रिड्स की क्या करा दें हम, सेल्फिंग करा दें। तो देखिएगा सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड, सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड। तो ये था मेंडल्स का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि किस तरीके से मुझे सेल्फ सिलेक्शन करना है प्योर पेरेंट्स का, तो ये होगा, हो जाएगा इस, अगर हम इसको करना चाहें इस सिलेक्शन को, कि मींस हमने पेरेंट्स का सिलेक्शन किया प्योर पेरेंट्स का, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो ये होगा डन बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन। हम बार बार कंटिन्यूअस तरीके से सिलेक्शन करते रहें और कंटिन्यूअस तरीके से सेल्फिंग करते रहें। तो देखिएगा इट इज डन बाय continuous selfing, it is done by continuous selfing and बार बार क्या करते रहे हम, कंटिन्यूस तरीके से सेल्फिंग करते रहें और कंटिन्यूस तरीके से सिलेक्शन करते रहें
प्योर पेरेंट्स का। ओके, कंटिन्यूस तरीके से सेलेक्शन करते रहे हैं और कंटिन्यूस तरीके से सिलेक्शन करते रहे हैं प्योर पेरेंट का। इसका मतलब है जैसे ही हम कंटिन्यूस तरीके से सेलेक्शन कराएंगे या कंटिन्यूस तरीके से सिलेक्शन कराएंगे तो हम क्या डेवलप करेंगे, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स वेराइटी। क्या डेवलप करेंगे, हम डेवलप करेंगे, हम डेवलप करेंगे 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स मीन्स प्योर लाइन्स। क्या ड्रा करेंगे, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, या इसको बोलते हैं प्योर लाइन्स। और आपको पता था प्योर किसको मैंने बोला था, होमो जाएगस को। किसको बोला था, होमो जाएगस को। किसको बोला था, होमो जाएगस को। तो देखिएगा अगर हमें सिलेक्शन करना है प्योर पेरेंट्स का तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस तरीके से सिलेक्शन सेल्फिंग करते रहें और कंटिन्यूस तरीके से सिलेक्शन करते रहें। जब कंटिन्यूस तरीके से सेल्फिंग और सिलेक्शन होगा तो हम क्या डेवलप करेंगे, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन क्या करेंगे, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स जो होंगी वो डेवलप्ड होंगी, जिसको हम प्योर लाइन्स भी बोलते या होमोजाइगस भी बोलते हैं। ओके, आप जो आपका ये सेगमेंट है ये वाला दूसरा वाला हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट, तो इसको हम करते हैं डन बाय इमास्कुलेशन, इमास्कुलेशन बैगिंग एंड टैगिंग टेक्निक, इमास्कुलेशन बैगिंग एंड टैगिंग टेक्निक। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हम करेंगे प्योर पेरेंट्स का, तो ये होगा हाइब्रिडाइजेशन थ्रू इमास्कुलेशन बैगिंग एंड टैगिंग टेक्निक, बैगिंग एंड टैगिंग टेक्निक। अब आप कहोगे क्या बैगिंग, क्या टैगिंग और क्या इमास्कुलेशन। तो देखिएगा एक स्टेटमेंट लिख दूं यहाँ पे मैं इमास्कुलेशन का, तो मैं आपको एक बता दूं कि इट इज द रिमूवल ऑफ एंथर, it is the removal of anther or stamen from a bisexual plant before maturity is called emasculation to prevent self pollination। तो देखिएगा it is a it is the process of removal of anther and it is the process of removal of anther or stamen from a from a bisexual flower, from a bisexual flower before maturity, bisexual flower before maturity to prevent self pollination, to prevent self pollination is called emasculation। तो देखिएगा एक ऐसा टाइप का प्रोसेस है जिसमें हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर और स्टेमेन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं मैच्योरिटी के पहले, ताकि हम सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करें, बचा सकें। इसको बोलते हैं इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन के बाद है बैगिंग। बैगिंग का मतलब है जो हमने एंथर और स्टेमेन को काटा है वो बैग में डाल देंगे। बैग में डालने के जो क्राइटेरिया इसलिए डालते हैं क्योंकि इनिशियल स्टेज पे इंसेक्ट आके इनको इन्फेक्ट ना कर दे, और बैग में डालने के बाद हम उसमें एक टैग लगा देंगे और लिख देंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो है पाइजम सटेबम पे। तो ये टेक्निक है बैगिंग, टैगिंग, इमास्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग टेक्निक, बैगिंग एंड टैगिंग टेक्निक। तो ये था मेंडल का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक दी है वो यही है। ओके, अब इसके बाद में हम जो बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बोला था कि कुछ भी भूल जाना, बट ये वाला सेगमेंट ना भूलना जिसका नाम था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक साइंटिस्ट का बहुत जोर जोर से नाम ले रहा था। उस साइंटिस्ट का नाम था रेगनाल्सी पुन्नेट स्क्वायर, रेगनाल्सी पुन्नेट स्क्वायर। ओके, तो देखिएगा
मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या है। तो मैं याद करा दूं आपको, व्हेन द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट ए टाइम इन एन ऑर्गेनिज्म, या स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, जैसे मैं बोल दूं, देखिएगा, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ one character, study of inheritance of one character at a time, at a time in an organism, in an organism is called monohybrid cross, is called monohybrid cross. ओके, अब कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो भैया, एक्सप्लेनेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे, तो देख लीजिएगा, टॉल प्लांट का क्रॉस कराया ड्रॉफ प्लांट में। ओके, टॉल प्लांट का क्रॉस कराया हमने किसमें, टॉल प्लांट का क्रॉस कराया ड्रॉफ प्लांट में। तो टॉल प्लांट आपको पता है, एक मैं मेल मान लूँ, अगर सपोज इसको मैं मेल मान लूँ तो इसको फीमेल मानूंगा, ठीक है। तो देखिएगा, कैपिटल टी का क्रॉस कराना है स्मॉल टी में, कैपिटल टी का क्रॉस कराना है स्मॉल टी में। तो देखिएगा, सिमिलर इंडिविजुअल मीन्स सिमिलर गैमेट, सिमिलर इंडिविजुअल सिमिलर गैमेट। तो देखिएगा, यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, एक यहाँ से कैपिटल टी, एक यहाँ से स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन, या F1 जनरेशन का जो दूसरा नाम है वो है, आप देख लीजिएगा, यह है फीलियल फीलियल वन जनरेशन, फीलियल वन जनरेशन। ओके, F1 जनरेशन का दूसरा नाम है फीलियल वन जनरेशन। ओके, अब मैं क्या करूंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग करा दूंगा तो F2 जनरेशन आ जाएगी। तो देखिएगा, अब मैंने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी की क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी, क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। तो देख लीजिएगा, सेल्फिंग कराने से क्या होगा, आपको खुद पता चल जाएगा। देखिएगा, सेल्फिंग कराने से जो गैमेट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो गैमेट्स बने, ये बने आपके F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में, किसमें, F2 जनरेशन में ये सारे के सारे गैमेट्स बन चुके हैं। अब गैमेट तो बन गए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो टॉल, और आपके जो दो हैं ये हैं, ये टॉल हैं बट क्या हैं, प्योर नहीं है, हाइब्रिड टॉल, ये भी हैं हाइब्रिड टॉल, और ये जो हैं ये हैं ड्रॉप, मतलब प्योर ड्रॉप, प्योर ड्रॉप। तो अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें, इनके अगर रेशियो की बात करें, तो ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो टोटल हो गए। अगर हमें आगे चलने के बाद इनका ये है F2 जनरेशन का रेशियो। अब कैसे ये क्वेश्चंस बने, या कैसे इनका जो फ्रेमवर्क है वो एक साइंटिस्ट ने उठाया अपने एक्सपेरिमेंट में, और उस साइंटिस्ट ने दिया चेकर बोर्ड मेथड। उस साइंटिस्ट का नाम है रेगनाल्ड पुन्नेट स्क्वायर। तो उसने कॉन्सेप्ट दिया, देखिएगा, चेकर बोर्ड मेथड, चेकर बोर्ड मेथड। अब चेकर बोर्ड मेथड्स क्या है, ये चेकर बोर्ड मेथड दिया है रेगनाल्ड
सी पुन्नेट ने, पुन्नेट स्क्वायर, रेगनाल्ड सी पुन्नेट स्क्वायर। ये चेकर बोर्ड क्या है? चेकर बोर्ड मीन्स चेकर बोर्ड बना दे, स्क्वायर जैसे बना दीजिए और उसमें क्या होगा, गैमेट को डिवाइड कर दीजिए तो भी आ जाएगा। तो देखिएगा चेकर बोर्ड मेथड बता दूंगा आपको कैसे होगा, देखिएगा ये है सपोज चेकर बोर्ड मेथड। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है चेकर बोर्ड मेथड। ओके, एक को आप मान लीजिए फीमेल तो एक को मान लीजिए मेल, वो मैटर नहीं करता। तो देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये हो गई आपकी F2 जनरेशन। ये क्या हो गई आपकी F2 जनरेशन। ओके, और F2 जनरेशन में सारा का सारा क्राइटेरिया आ चुका है आप लोगों का, किसमें, F2 जनरेशन में। तो देखिएगा A1/4, A1/4, A भी 1/4, A1/4, तो टोटल 25 25 25 25 25 चौका 100, 100 100 हो जाएगा। तो 100 में आपको गैमेट देखिए देखने को मिलेंगे। अब इन्होंने क्या किया, रेगनाल्ड पुन्नेट स्क्वायर ने, रेगनाल्ड पुन्नेट स्क्वायर ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का इस्तेमाल किया और क्या किया इन्होंने, ये क्या थे, ये चेकर बोर्ड कॉन्सेप्ट है, इट वाज डेवलप्ड बाय, तो देखिएगा इट वाज डेवलप्ड बाय रेगनाल्ड पुन्नेट स्क्वायर। ओके, किसने डेवलप किया, RC पुन्नेट ने। ये क्या थे, ब्रिटिश के जेनेटिक्स थे, ब्रिटिश के जेनेटिक्स थे, रेगनाल्ड पुन्नेट स्क्वायर। अब आप कहोगे सर जेनेटिक्स रेगनाल्ड पुन्नेट स्क्वायर ब्रिटिश के थे, तो उन्होंने क्या किया है, तो एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो स्टेटमेंट देख लीजिएगा, स्टेटमेंट क्या है रेगनाल्ड पुन्नेट स्क्वायर का। तो मैं अभी आपको 1 मिनट स्टेटमेंट आपको इनका बताता हूँ। इनका स्टेटमेंट क्या था, इनका स्टेटमेंट था बेटा, ये कहाँ के थे, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। तो देखिएगा इनका जो स्टेटमेंट था मैं बता दूं, स्टेटमेंट जो था वो देख लीजिएगा क्या था, it is a it is a probability to calculate the say probability to calculate the जीनोटाइप, नहीं ये था कि इट इज ए प्रोबेबिलिटी। ओके, काहे की प्रोबेबिलिटी, तो देखिएगा इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप। थोड़ा सा उल्टा हो गया कि बताना था कि क्या है, तो देखिएगा इट इज ए, हाँ फिर से बता दे रहा हूँ मैं, देखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट भैया इसका बहुत मेन है इसीलिए तो निकल नहीं रहा था। तो देखिएगा इट इज ए ग्राफिकल it is a graphical representation, it is a graphical representation to calculate the probability, it is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotype, all possible genotype, all possible genotype of genetic cross. It is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotype in a genetic cross, in a genetic cross, genetic cross of an offspring, of an offspring. So is called
आपका स्टेटमेंट बाय प्रपोज बाय रेगनाल्ड सी पुन्नेट स्क्वायर। ओके, अब जब रेगनाल्ड सी पुन्नेट स्क्वायर ने बोला कि इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इन्होंने क्या लिया, ही स्टडीड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया इन्होंने, स्टडीड किया कैपिटल टी को और स्मॉल टी। तो आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी का F1 जनरेशन बनाया था। तो F1 जनरेशन में क्या निकल के आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 इंडिविजुअल निकल के आया था। तो देखिए ये आया निकल के। अब यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे मैं इनका फिनोटाइपिक रेशियो, जिसको बोलते हैं मेंडेलियन रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो इसको बोलते हैं मेंडेलियन रेशियो, इसी को बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, या इसी को बोल दूं मैं रियल रेशियो, या इसी को बोल दूं मैं रियल रेशियो। तो देखिएगा इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो होगा 1:2:1, या होगा तीन पौधे बड़े, एक ए भी बड़ा, ए भी टॉल, ए भी टॉल, ए भी टॉल, तो ये हो जाएगा 3:1। ओके, तो इनका हो जाएगा 3:1, 3:1। लेकिन अगर मैं इनके जीनोटाइपिक के बारे में बात करूं, तो पूरे चेकर बोर्ड में कैपिटल टी एक है, पूरे चेकर बोर्ड में कैपिटल टी स्मॉल टी दो हैं, पूरे चेकर बोर्ड में स्मॉल टी एक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जीनोटाइपिक रेशियो। तो यहीं पे किसी ने एक क्वेश्चन फ्रेम कर लिया बेटा जी हमसे कि सर ये बताइए 3/4 टॉल प्लांट इन F2 जनरेशन। तो इसका मतलब है पूरे चेकर बोर्ड में 1 2 3 4, पूरे चेकर बोर्ड में कितने गैमेट्स हैं, 4 गैमेट हैं, तो 4 हो गए, 4 में से टॉल कितने, तो 1 2 3 टॉल हो गए। ओके, यहीं किसी ने पूछ लिया 1/4 ट्रॉफ प्लांट इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो देखिएगा टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं बेटा जी, 4 हैं, और 4 में से एक क्या है, प्योर ड्रॉप है। तो हो गया जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो, पूरा 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 का पूरा रेगनाल्ड सी पुन्नेट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। अब रेगनाल्ड सी पुन्नेट स्क्वायर ने कॉन्सेप्ट तो बनाया, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने क्या किया, एक स्टूडेंट ने इनसे आंसर किया कि सर बायनोमियल एक्सपेंशन, एल्जेब्रिक जो एक्सपेंशन होती है उससे प्रूव करो कि 3:1 कैसे आएगा, मतलब 3 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव, या 3:1 या 1:2:1 कैसे आएगा। मीन्स जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो आया उसका जो रिजल्ट आया 3:1 वो कैसे आएगा। ओके, तो वो अपने हम नेक्स्ट सेगमेंट में बताएंगे, मीन्स लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें। आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक है। ओके, थैंक यू।